अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। Brought to you by Sensodyne K। 5 लाल गायें, एक यहूदी मंदिर और तीसरा विश्व युद्ध। आप पूछेंगे इन तीनों में आपस में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है और इतना बड़ा है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में कयामत आ सकती है। इस कहानी का एक सिरा इजराइल फिलिस्तीन विवाद से जुड़ा है, जहां इस वक्त एक बड़ी जंग चल रही है और कुछ लोग उससे भी भयंकर जंग की पटकथा तैयार कर रहे हैं। दरअसल एक कट्टर यहूदी संगठन अमेरिका के टेक्सास से 5 रेड हैफर्स इजराइल लेकर आया है। इनको वेस्ट बैंक में अज्ञात जगह पर रखा गया है। रेड हैफर लाल रंग की गाय को कहा जाता है। उनकी पवित्रता को लेकर कुछ शर्तें तय हैं। मसलन एक भी बाल सफेद नहीं होना चाहिए, कभी खेत में जोता ना गया हो, कभी बच्चा ना हुआ हो। कुछ यहूदियों और ईसाइयों की मान्यता है कि रेड हैफर की बलि के बाद ही थर्ड टेंपल की स्थापना होगी। अगर कभी थर्ड टेंपल बना तो ये यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होगी। इसमें पेच क्या है? दरअसल थर्ड टेंपल को उस जगह पर बनाने की बात हो रही है जहां पर अल अक्सा मस्जिद है। अल अक्सा मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। थर्ड टेंपल की स्थापना इसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। कई जानकार कहते हैं अगर कभी ऐसा हुआ तो कयामत तय है। आधुनिक इजराइल के इतिहास को देखें तो अल अक्सा को लेकर कई बार लड़ाइयां हो चुकी हैं, इनमें हजारों लोग मारे गए हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद की जड़ में भी अल अक्सा कंपाउंड ही है, जिसको यहूदी टेंपल माउंट कहते हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे थर्ड टेंपल की कहानी क्या है, इजराइल की सरकार इस पर क्या सोचती है और क्या रेड हैफर्स के चलते तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात रेड हैफर्स की। तारीख 14 जनवरी 2024, इजराइल हमास जंग का 100वां दिन। उस रोज हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक वीडियो रिलीज किया। इसमें 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की वजहें गिनाई। एक वजह पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। उबैदा ने आरोप लगाया कि यहूदी रेड हैफर्स लेकर आ चुके हैं और वे जल्द से जल्द थर्ड टेंपल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। थर्ड टेंपल की कहानी क्या है? यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों को अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं, क्योंकि इन तीनों धर्मों के तार पैगंबर अब्राहम से जुड़ते हैं। तीनों ही धर्मों में इन्हें पैगंबर का दर्जा मिला हुआ है। आज से लगभग 4000 बरस पहले की बात है। यहूदी मान्यता के मुताबिक पैगंबर अब्राहम को ईश्वर ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश माना, बेटे की कुर्बानी देने पहुंचे भी, लेकिन ऐन वक्त पर ईश्वर ने इसहाक की जगह एक भेड़ को रख दिया। माना जाता है कि ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहे थे। जिस जगह अब्राहम कुर्बानी देने पहुंचे थे, बाइबल के मुताबिक उसी जगह पर प्राचीन इजराइल के राजा सोलोमन ने एक मंदिर बनाया तकरीबन 3000 बरस पहले। यहूदी इसको फर्स्ट टेंपल कहते हैं। ये जेरूसलम में था। इस तरह जेरूसलम यहूदियों का सबसे पवित्र शहर बन गया। हालांकि कुछ समय बाद ही बेबीलोन के राजा नेबूचंद्रजार का हमला हुआ। उसने मंदिर तोड़ दिया। बेबीलोन आज के समय में इराक में है। बेबीलोन के पतन के बाद पर्शियन साम्राज्य आया। उन्होंने 6ठी सदी में यहूदियों के लिए नया मंदिर बनवाया। ये कहलाया सेकंड टेंपल। सेकंड टेंपल करीब 500 वर्षों तक वजूद में रहा। पहली शताब्दी शुरू होने से पहले जेरूसलम रोमन साम्राज्य के कंट्रोल में चला गया। सन 70 ईस्वी में रोमनों ने सेकंड टेंपल भी तोड़ दिया। इस टेंपल की एक दीवार आज भी मौजूद है, इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। यहूदी आज भी यहाँ इबादत करते हैं। और 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ। जल्द ही वेस्ट एशिया में तेजी से फैला, फिलिस्तीन में भी आया। 638 ईस्वी तक ये इलाका इस्लामी खिलाफत के कंट्रोल में आ चुका था। इस्लामी मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से घोड़े पर सवार होकर जन्नत गए थे। 688 से 693 ईस्वी के बाद जेरूसलम में 2 बड़ी मस्जिदें बनी। पहली थी डोम ऑफ द रॉक और दूसरी थी अल अक्सा मस्जिद। इसके आसपास के इलाकों को नाम मिला हरम अल शरीफ। ये इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यहीं पर यहूदियों के सेकंड टेंपल की आखिरी निशानी वेस्टर्न वॉल भी है। पेच यहीं पर फंसता है। कट्टर यहूदी मानते हैं थर्ड टेंपल यहीं पर बनना चाहिए। आशंका है कि थर्ड टेंपल बनाने में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक को तोड़ दिया जाएगा, जिसके चलते मुसलमान नाराज हो सकते हैं और देशों के बीच धार्मिक युद्ध शुरू हो सकता है। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने बिट्स कॉलेज में इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से बात की। उनसे पूछा यहूदी मंदिरों का इतिहास क्या है, फर्स्ट और सेकंड टेंपल की कहानी क्या है। तो जो ज्यूइश टेम्पल्स हैं उनको जुडाइज्म का, यहूदी धर्म का सबसे पावन स्थल माना जाता है, जो जेरूसलम में लोकेटेड थे। जो पहला टेम्पल था वो 586 ईसा पूर्व में नेबुकदनेस्सर नाम का एक एम्परर था, जिसकी आर्मी ने जिसको तहस नहस कर दिया था।
उसके बाद यहूदियों ने दोबारा उस टेम्पल को बनाया, तो उसको सेकंड टेम्पल कहा जाने लगा। ये सेकंड टेम्पल भी तोड़ा गया, इसको रोमन्स ने तोड़ा 70 AD में। इसके इमीडिएट बाद जब रोमन्स का ही कब्जा था इस जगह पे, तो कुछ यहूदी ग्रुप्स ने दोबारा से कोशिश करी टेम्पल बनाने की। तो उसको तीसरा टेम्पल बनाने की का एफर्ट कहा जाता है, कि कवायद कहा जाता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। जो रोमन्स थे, जो रोमन मिलिट्री गवर्नर था उस एरिया का, उसने रोक दिया ज्यूज की एंट्री बैन कर दी जेरूसलम में, और कुछ खास दिनों के को छोड़कर अदरवाइज पूरे साल भर में यहूदियों की एंट्री बैन कर दी गई थी जेरूसलम में। जब ये 2 या 3 एफर्ट 70 AD के बाद के 2 या 3 एफर्ट जब फेल हो गए, तो जो यहूदी जिसको कई बार ज्यूइश बाइबल या यहूदी बाइबल कहा जाता है, जिसका स्पेसिफिक नाम है तोरा के जो स्कॉलर्स थे, उनको ये भय होने लगा कि अगर हमारा कोई मंदिर नहीं होगा तो हमारी जो प्रार्थनाएं थी, हमारे जो रिचुअल्स थे, वो समय के साथ गायब हो जाएंगे, किसी भी हमारे आने वाले वंशजों में से किसी को याद नहीं रहेगा। तो उन्होंने वो स्पेसिफिक चीजें डिटेल में लिखना स्टार्ट किया और उनको इंक्लूड कर लिया। मिडिल एजेस में एक बहुत बड़े यहूदी रिलीजियस स्कॉलर हुए थे, मेमोनिडेस। सो मेमोनिडेस ने भी स्पेसिफिकली थर्ड टेम्पल और थर्ड टेम्पल के आसपास की जो रिचुअल्स थे, जो प्रार्थनाएं थी, उनको बहुत हाईलाइट करके लिखा। लेकिन क्योंकि अलग अलग स्कॉलर्स ने थर्ड टेम्पल के बारे में लिखा, तो उससे रिलेटेड अब आज की डेट में जितने यहूदी ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, उनके बीच अलग अलग भाव, अलग अलग मान्यताएं आ गई हैं। कुछ लोग ये स्पेशली जो मैमोनिडीज के फॉलोअर्स हैं, वो ये मानते हैं कि यहूदी होने का मतलब एक बहुत बड़ी धार्मिक जिम्मेदारी ये है कि आप पूरा एफर्ट करके थर्ड टेम्पल दोबारा बनवाएं। जबकि कुछ और ऑर्थोडॉक्स और उनके साथ साथ कंजर्वेटिव यहूदी हैं जो इस बात से मना करते हैं। इनफैक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, उनका ये मानना है, और ये सिर्फ नॉर्मल इंसानों की बात नहीं है, ये प्रीस्ट्स की भी बात है, जो स्कॉलर्स हैं या फिर जो यहूदी रब्बाई होते हैं, पादरी होते हैं, उनका भी ये मानना है कि जितना हमें लगता है, हमारे हिसाब से यहूदी कानून के अंदर ये बात क्लियर है कि थर्ड टेम्पल अभी नहीं बनना चाहिए। थर्ड टेम्पल तभी बने जब हमारा मसीहा वापस आए। मेमोनिडेस के फॉलोअर्स ये कहते हैं कि मसीहा तभी वापस आएगा जब तीसरा टेम्पल बन जाएगा। सो उनके बीच में ये जो दो अलग अलग ओपिनियन है, उसकी वजह से कई बार एक द्वंद्व पैदा होता है। अब ये द्वंद्व 2000 सालों से चलता आ रहा है। ये द्वंद्व न्यूज में क्यों ज्यादा आने लगा है? क्योंकि जब से जो आज की सरकार है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की, उसमें 2 मेजर मिनिस्टर्स हैं जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स व्यूज में विश्वास करते हैं, जो जिसकी वजह से पॉलिटिकल वो असर पड़ता है। लेकिन आपके सवाल पे वापस आते हुए, जो यहूदियों का के धार्मिक अभी जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे इस्लाम में दिन में 5 वक्त नमाज की बात है, यहूदी धर्म में दिन में 3 वक्त प्रार्थनाओं का जिक्र है, और इन तीनों प्रार्थनाओं में कुछ स्पेसिफिक प्रार्थनाएं आती हैं जो स्पेसिफिकली ये कहती हैं कि ये प्रार्थना करते हुए आप जेरूसलम की तरफ मुंह करेंगे अपना, और उन प्रार्थनाओं में आप कहेंगे कि कभी ना कभी हम ये तीसरा टेम्पल बनाएंगे। दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ ज्यूज इस बात को लिटरली नहीं लेते हैं। उन्होंने ये कई हजारों सालों से ये प्रार्थनाएं करी हैं, तो इसी तरह वो प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वो उसको इतना सीरियसली नहीं मानते कि उनकी ड्यूटी है कि उनको इस बात की कोशिश करनी है। लेकिन कुछ ऑर्थोडॉक्स तबके ऐसे हैं जो इस बात को लिटरली लेते हैं, और इसलिए वो कोशिश करते हैं, काफी टाइम से करते आए हैं, आज भी करते हैं, कि एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाए और एक ओपिनियन क्रिएट किया जाए, और उसके बेसिस पे थर्ड टेम्पल बनाया जाए। उससे रिलेटेड और बहुत दिक्कतें हैं जिसपे वो अभी बात नहीं करते। कितना बड़ा है थर्ड टेम्पल विवाद? इजराइल में ऐसे कई संगठन हैं जो थर्ड टेम्पल के लिए चंदा और समर्थन जुटा रहे हैं। वे मंदिर के नक्शे तक की प्लानिंग कर चुके हैं। ऐसा ही एक संगठन है
टेम्पल इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 2007 में वे यहूदी प्रीस्ट के लिए यूनिफॉर्म भी सिलवा चुके हैं। हालांकि टेम्पल इंस्टीट्यूट अकेला ऐसा संगठन नहीं है, इस तरह के कई और भी संगठन हैं और मीडिया रपटों की माने तो इन्हें बाकायदा इजराइल सरकार से फंडिंग भी मिलती है। और तो और कई मौकों पर इजराइल की पॉलिटिकल लीडरशिप भी थर्ड टेम्पल बनाने की बात कर चुकी है। जुलाई 2023 में उस समय के हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर उरी एरियल ने थर्ड टेम्पल बनाने की बात कही थी। अब थर्ड टेम्पल और रेड हेफर का कनेक्शन भी समझ लेते हैं। मान्यता है कि ईश्वर ने टेम्पल की स्थापना के लिए कुछ संदेश दिए थे। इसके मुताबिक रेड हेफर की बलि देने के बाद उसको जलाया जाएगा, फिर उसकी राख को पानी में घोला जाएगा, उस घोल को टेम्पल में कदम रखने वालों के शरीर पर मला जाएगा। उसके बाद ही थर्ड टेम्पल खड़ा होगा और धरती पर मसीहा का आगमन होगा। कुछ कट्टर यहूदी उस भविष्यवाणी को दोहराना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक थर्ड टेम्पल की स्थापना के मकसद से बने एक समूह उवने जेरूसलम ने बलि के लिए अप्रैल 2024 की तारीख तय की थी। वो महीना आ चुका है और इजराइल हमास जंग के बीच इसकी आशंका बढ़ गई। हालांकि इस भविष्यवाणी पर इजराइल सरकार ने कुछ नहीं कहा है। थर्ड टेम्पल विवाद क्या है और यहूदी इसको बनाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, कुछ जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी, उनके लिए ये थर्ड टेम्पल बनाना ही अपने आप में एक सक्सेस होगी। इस टेम्पल का मतलब उनके लिए क्या है? इस टेम्पल का मतलब है कि जिस दिन ये टेम्पल बना, ये टेम्पल उनके मसीहा के वापस आने की अगुवाई होगी। उनके लिए ये एक रिलीजियस जिम्मेदारी है। वो ये कहते हैं कि जब तक हमारा टेम्पल नहीं बनेगा, तब तक हम अपनी धार्मिक जो जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए, जैसे उसमें कुछ रैबाइज है जिनका बहुत रेगुलरली स्टेटमेंट आता है। जेरूसलम में एक इंस्टीट्यूट है कॉल्ड टेम्पल इंस्टीट्यूट। टेम्पल इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड कुछ रैबाइज हैं जो रेगुलरली ये बात कहते हैं कि अगर मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूँ और मैं दिन में 3 वक्त पूजा करता हूँ, मैं शैबत फॉलो करता हूँ, तो उतना ही जरूरी है मेरे लिए वो टेम्पल बनाने की कोशिश करना। तो ये उनके लिए एक धार्मिक जिम्मेदारी है। धार्मिक जिम्मेदारी होने के साथ साथ, जैसे मैंने मेंशन किया, उनके लिए ये सेकंड कमिंग ऑफ मसाया है, जो कि उसके बाद धरती को आर्मागेडन, क्रिश्चियंस उसके साथ आर्मागेडन का कंसेप्ट एसोसिएट करते हैं कि जजमेंट डे आएगा, जितने इंसान आज तक इस धरती पर रहे हैं उन सब का जजमेंट होगा, अच्छाई और बुराई का लेखा जोखा और वो सब। तो उस पूरे एक लार्जर पिक्चर में वो थर्ड टेम्पल को जजमेंट डे की तरफ मूव करने का स्टेप मानते हैं। जैसे मैं आपसे मेंशन कर रहा था, सेकंड टेम्पल जब 70 एडी में रोमन्स ने तोड़ा और उसके बाद जितनी भी एफर्ट्स हुए वो फेल हो गए, तो उस टाइम की जितनी प्रैक्टिसेस थी उनको लिखा गया और वो तोरा का पार्ट है। और जो कुछ चीजें हाईलाइट नहीं हुई थी वो मिडिल एजेस में मैमोनिडीज ने हाईलाइट करी। उनमें एक स्पेसिफिक चीज जो हाईलाइट करेगी वो ये थी कि ये टेम्पल जब बनेगा, थर्ड टेम्पल, उससे पहले कुछ बहुत ही स्पेसिफिक तरह की धार्मिक प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, कुछ रिचुअल कंप्लीट करने पड़ेंगे। उन रिचुअल का पार्ट है ये जो रेड हीफर्स कहते हैं, यानी लाल गाय कहते हैं। तो जो धार्मिक किताबें हैं यहूदियों की, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी गायें जो बिल्कुल लाल हो, जिनके तन पर एक भी ऐसा बाल ना हो जो लाल ना हो, कोई काला सफेद किसी भी और रंग का बाल ना हो, वो जो पूरी तरह से लाल गाय हो, उनकी राख से उस जगह को प्योर किया जाएगा जहां पे रेड टेम्पल बनेगा। सो ये न्यूज में इसीलिए आया क्योंकि एक रिलीजियस इंसान है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, उन्होंने सर्च करते करते वो टेक्सास पहुंचे। टेक्सास में उन्होंने बहुत ही रिलीजियस एक रैंचर है जो रैंच चलाते हैं, बड़े खेती करते हैं, जो कि एक्चुअली में क्रिश्चियनिटी के अंदर एक अलग सेक्ट है कॉल्ड इवेंजेलिकल्स। वो इवेंजेलिकल हैं। तो इवेंजेलिकल्स और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज के बीच एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों मसीहा के वापस आने पे विश्वास करते हैं। ये जरूर है कि इवेंजेलिकल्स ये बिलीव करते हैं कि जब मसीहा वापस आएंगे तो वो एक्चुअली जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग होगा, और जब जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग होगा तो जो ज्यूज हैं वो भी ट्रू और बिलीविंग क्रिश्चियंस बन जाएंगे। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की बात हम पहले कर चुके हैं। तो इवेंजेलिकल्स इसीलिए इजरायली स्टेट को सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है कि इजराइल के कंट्रोल में जेरूसलम है, जेरूसलम में ही सेकंड कमिंग होगी। तो ये जो किसान है जो कि इस धारणा में विश्वास करता है, उसने बहुत हैप्पीली वो 5 रेड हीफर्स इनको बेची। अमेरिका में कानून है कि अमेरिकन कैटल अमेरिका से इजराइल नहीं भेज सकते। तो इन 5 को किसी तरह कानून में थोड़ा सा फेरबदल करके पेट दिखाया गया
कि ये पालतू जानवर है और उनको फिर ट्रांसपोर्ट किया गया। ये इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि उनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कही गई है, किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ये पांचों हैं गायें। और अलग अलग न्यूज है, कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, बट ज्यादातर जनता मान रही है जो इसको फॉलो करते हैं कि जून, इस साल जून के आसपास कभी इन गायों की बलि दी जाएगी, सेक्रीफाइस करा जाएगा इनको। और उसके भी बहुत स्पेसिफिक रूल्स हैं कि सेक्रीफाइस जब होगा तो इनका चेहरा उस तरफ होना चाहिए जहां सेकंड टेम्पल था। तो बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। अब इस वजह से जितने लोग बहुत बार ये मानते हैं कि इसराइल का फिलिस्तीनियों की तरफ पॉलिटिकल या मिलिट्री के साथ साथ एक रिलीजियस दुश्मनी भी है, उन लोगों को ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा रेलिवेंट लगी। उनको लगा कि देखिए ये सबूत है जो हम इतने टाइम से कहते आए हैं कि इजरायली स्टेट अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए फिलिस्तीनियों को स्टेट नहीं देगा। तो ये उस लार्जर कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन गया ये रेड हीफर्स या लाल गाय थी। थर्ड टेम्पल में ईसाइयों के क्या हित हैं? उनकी मान्यता क्या कहती है? देखिए, अगर हम ये कहें कि ईसाइयों का क्या मानना है, तो जो मेजॉरिटी सेक्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर उनका इतना कोई स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है। इस मामले में जो सबसे स्ट्रांग ओपिनियन है वो इवेंजेलिकल्स का है। ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि आजकल अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी के कुछ राइट विंग लीडर्स हैं जो ज्यादा फेमस हो रहे, जो डोनाल्ड ट्रंप के भी क्लोज हैं, वो इवेंजेलिकल जो मत हैं, जो इवेंजेलिकल ओपिनियंस हैं, उनको प्रमोट करते हैं। तो जैसे ये जो एक इजरायली हैं जिन्होंने ये लाल गाय खरीदी, उनको भी इनवाइट किया गया था पिछले साल वॉशिंगटन डीसी में एक इवेंजेलिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस इवेंजेलिकल कॉन्फ्रेंस का जो इनॉग्रेशन था वो एक बहुत ही सीनियर रिपब्लिकन पार्टी के लीडर ने किया था। अब क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स इवेंजेलिकल इस ओपिनियन के साथ कनेक्टेड हैं, तो ऐसा लगता है कि क्रिश्चियनिटी में इस ओपिनियन का काफी महत्वता है, जो कि सच्चाई में है नहीं। ये एक स्पेसिफिकली इवेंजेलिकल ओपिनियन है, लार्जर क्रिश्चियन ओपिनियन नहीं है। इवेंजेलिकल्स को लगता है कि इजराइल का स्टेट, इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच की लड़ाई वो जरिया है जिसके थ्रू दुनिया आर्मागेडन की तरफ जाएगी और दुनिया का खात्मा होगा और जजमेंट डे आएगा। और जजमेंट डे से पहले क्राइस्ट द रिडीमर वापस आएंगे, जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होगी। तो इसलिए जो इवेंजेलिकल लीडरशिप है अमेरिका में, वो अमेरिकन गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर डालते हैं इजराइल को कंटिन्यूअसली मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने के लिए फिलिस्तीनियों के खिलाफ। तो वो बहुत ओपनली एंटी पैलेस्टीनियन ओपिनियन रखते हैं और वो बहुत स्ट्रांगली प्रो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश ओपिनियन रखते हैं। इजराइल की पॉलिटिकल लीडरशिप थर्ड टेम्पल को लेकर क्या सोचती है, एक्सपर्ट से ये भी समझते हैं। इजराइल के पास कंट्रोल नहीं था इस एरिया का। वो 1967 के वॉर में आया। 1967 की वॉर में बाकी अरब देशों के साथ जब जॉर्डन को हराया इजराइल ने, तो ईस्टर्न जेरूसलम, पूर्वी जेरूसलम उनके कब्जे में आया। और पूर्वी जेरूसलम में वो जगह है जिसको मुस्लिम्स हरम अल शरीफ कहते हैं, ज्यूज और क्रिश्चियंस टेम्पल माउंट कहते हैं। और विश्वास ये है कि वो जो टेम्पल माउंट है वहीं पर फर्स्ट और सेकंड टेम्पल थे। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मानते हैं कि टेम्पल माउंट में ही थर्ड टेम्पल बनेगा। लेकिन टेम्पल माउंट में आज की डेट में इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह है, जिसमें डोम ऑफ द रॉक या हरम अल शरीफ आता है, और उसके बगल में अल अक्सा मस्जिद है। तो वो बहुत ही सेंसिटिव है इलाका, रिलीजन के मामले से या फिर सिक्योरिटी के मामले से। तो जैसे ही 1967 में ये एरिया कब्जे में आया इसराइल के, अचानक से इजरायली सरकार के हाथ में बहुत बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ। और ये 1967 में के वॉर के बाद कैप्चर करने के वक्त से ही शुरू होगी, क्योंकि जैसे ही ये कैप्चर हुआ, इजरायली आर्मी के जो सबसे सीनियर मोस्ट रैबाई थे वो 50 के आसपास ज्यूज को लेकर टेम्पल माउंट में पहुंचे। और जो वेस्टर्न वॉल है, वेडिक वॉल, जो कि सेकंड टेम्पल की इकलौती दीवार बच गई है, वहां उन्होंने प्रे किया। और वो प्रेयर उन्होंने जॉर्डेनियन और फिलिस्तीनी गार्ड्स के साथ साथ इजरायली पुलिस को भी हटाकर किया। इजरायली पुलिस भी उनको रोकना चाह रही थी उस टाइम। ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया था उस टाइम कि इजराइल के मिनिस्टर्स, डिफेंस चीफ्स और जो उनके इंटरनल सिक्योरिटी के चीफ्स हैं, शिनबेत के लीडर्स, उन सब ने इन रैबाई को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लमेटिक। इजरायली सरकार का 1967 से मैं कहूंगा कि आज तक मोर और लेस यही ओपिनियन रहा है कि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है ग्लोबल लेवल पे।
कि अगर टेम्पल माउंट की स्टेटस के साथ छेड़छाड़ करी जाए तो अच्छा ये रहेगा कि मिनिस्टर्स इस बारे में कुछ ना बोले। तो बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि इस अनऑफिशियल पॉलिसी से अलग हटके किसी ने कुछ किया। सबसे मेजर एग्जांपल है उसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन उस वक्त थे, जो 2000 में टेम्पल माउंट में गए थे और उसका इतना विरोध हुआ था कि उसी से फिर सेकंड इंतिफादा शुरू हो गया था। पूरे वेस्ट बैंक और गाजा में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। अब ये मुद्दा दोबारा से प्रॉब्लमेटिक हो रहा है क्योंकि जो भी लेटेस्ट सरकार है उसमें, जैसे हम बात कर रहे थे, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स दो मिनिस्टर्स की एंट्री हुई है। एक तो इसराइल के जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इतामार बेन ग्विर, और उनके साथ जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर है बेजलेल स्मोट्रिक। दोनों अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं, दोनों थर्ड टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन में विश्वास करते हैं, लेकिन इन दोनों में से जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इतामार बेन ग्विर वो ज्यादा एक्टिव है। 2023 के साल में ही वो एक ही साल में वो 3 बार टेम्पल माउंट गए हैं और कई बार अपने साथ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स रैबाइज या लोगों को लेके गए हैं, जो हर कोई विश्वास करता है कि उसी जगह पे जहां अलक्सा मॉस्क है और हरमल शरीफ है वहां पे थर्ड टेम्पल बनना चाहिए। ऐसी भी न्यूज आई है कि पिछले साल 2023 के अक्टूबर के 2023 के अगस्त के आसपास शिन बेथ के जो हेड हैं, जो इसराइल की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके हेड को फोन करके इतामार बेन ग्विर से रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी कि आप, तो एक टाइमिंग बहुत गड़बड़ है, आप प्लीज मत जाइए। वैसे ही जेरूसलम को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है या बहुत प्रॉब्लम, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो रही है, वो बढ़ जाएंगे। उस वक्त इतामार बेन ग्विर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे लिए, मेरे धर्म के अनुसार टेम्पल माउंट पे चढ़ना पायस है, लेकिन मेरे स्टेट के लिए ये वक्त अभी पायस नहीं है। तो वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे थे कि मैं इस दुविधा में हूं कि मैं अपनी धार्मिक जिम्मेदारी को मानूं या अपनी पॉलिटिकल और गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानूं। इन दोनों मिनिस्टर्स की प्रेजेंस की वजह से पूरी बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के ऊपर ये एलिगेशन लगने लगा है कि ये सरकार ही थर्ड टेम्पल बनाने के हक में है और वो थर्ड टेम्पल बना के रहेंगे। लेकिन इन दोनों मिनिस्टर्स के अलावा किसी ने भी ओपनली ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे लगे कि 1967 से आज तक की जो सरकारी पॉलिसी है वो चेंज हुई हो। थर्ड टेम्पल किस तरह मिडिल ईस्ट की राजनीति को बदल सकता है? अगर थर्ड टेम्पल बनता है तो सवाल ये उठता है कि वो कहाँ बने। जितने लोग आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हैं उनका विश्वास है कि अगर थर्ड टेम्पल बनता है तो वो टेम्पल माउंट या हरमल शरीफ कंपाउंड में बनना चाहिए। कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जैसे एक अमेरिकन है जो पहले एफबीआई में काम करते थे, अब वो अपने आप को रिलीजियस आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्होंने एक अलग बुक लिखी और उन्होंने एक अलग एविडेंस प्रेजेंट किया कि जो थर्ड टेम्पल की जगह है, यानी जहां फर्स्ट और सेकंड टेम्पल भी था, वो एक्चुअली टेम्पल माउंट नहीं है, उससे साउथ में एक जगह सिटी ऑफ डेविड वहां है। अगर इस बात पे सहमति हो जाती है और थर्ड टेम्पल सिटी ऑफ डेविड में बनता है तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर थर्ड टेम्पल टेम्पल माउंट पे बनता है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये जाएगा कि वो तभी हो पाएगा जब वहां की अलक्सा मॉस्क और हरमल शरीफ, जो डोम ऑफ द रॉक है, उसको हटाया जाए किसी तरह। उसको टच करने का मतलब है कि दुनिया में जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज और इस्लामिक पॉपुलेशन है, उनकी धार्मिक भावनाओं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। और हमने पहले ही देखा है कि जेरूसलम का मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि आसपास की अरब कंट्रीज के साथ साथ दूर दराज के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, एज फार एज मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, या फिर जो मुस्लिम कम्युनिटीज रहती हैं इवन इन अरब यूरोपियन कंट्रीज सच एज फ्रांस, तो वहां भी प्रोटेस्ट होते हैं। अ, मुझे लगता है कि अगर थर्ड टेम्पल वहां बनेगा टेम्पल माउंट पे, तो ये जो प्रोटेस्ट होंगे आगे, वो इतने बड़े लेवल पे होंगे कि उससे बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी, और वो सिर्फ इसराइल को नहीं फेस करनी पड़ेंगी, वो उन सब कंट्रीज को फेस करनी पड़ेंगी जहां जहां ये मुस्लिम कम्युनिटीज हैं। मुस्लिम कंट्रीज को बहुत आराम से उनकी गवर्नमेंट इसको रीडायरेक्ट कर देंगी और वो अपने लोगों का सपोर्ट करके इसराइल को क्रिटिसाइज कर लेंगे। बट इफ मुस्लिम कम्युनिटीज, मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी फ्रांस में प्रोटेस्ट कर रही है या मुस्लिम कम्युनिटी नेदरलैंड्स में प्रोटेस्ट कर रही है, तो उसका नेगेटिव असर इन कंट्रीज के गवर्नमेंट के ऊपर भी पड़ेगा और ओवरऑल बहुत वायलेंट दंगों की सिचुएशन क्रिएट होगी। इसराइल की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, इसराइल और इजरायली और ज्यूइश टारगेट्स के अगेंस्ट टेरर अटैक्स बढ़ सकते हैं। जिन जिन कंट्रीज को इसराइल का सपोर्टर की तरह देखा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर अमेरिका होगा, उसके साथ साथ यूके, जर्मनी, फ्रांस भी बहुत हद तक, उनको भी टेररिस्ट
अपने टारगेट में ले सकते हैं और अपने अटैक का जस्टिफिकेशन थर्ड टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को देंगे। सो ओवरऑल इजराइल के रिश्ते अरब कंट्रीज के साथ साथ लार्जर मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट होंगे और सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे पैदा हो। अगर इस मामले पे थोड़ा और आप जानना चाहें, जैसे थर्ड टेम्पल के पीछे की पूरी रिलीजियस हिस्ट्री या थर्ड टेम्पल को बनाने के लिए क्या क्या मूवमेंट्स चलाए गए हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो इस बारे में काम कर रहे हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट हो, एक इजरायली ऑथर है यशाई सारीद, जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम ही है द थर्ड टेम्पल। इस बुक के छपने के बाद से इस इशू को थोड़ा और लाइमलाइट मिला है, थोड़ा और इस पे बात होने लगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब पाकिस्तान से आए एक जरूरी अपडेट भी जान लेते हैं। पाकिस्तान में जजों को धमकी भरी चिट्ठियां भेजी जा रही हैं। चिट्ठियों के साथ साथ जहरीला पाउडर भी मिला हुआ है। 3 अप्रैल को सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 जजों को ऐसे लिफाफे मिले। इसके बाद लाहौर हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ऐसी चिट्ठियां मिलने की खबर आई है। लिफाफे में मिले पाउडर को जांच के लिए भेज दिया गया है। कुरियर कंपनी के कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। चिट्ठी में क्या लिखा है? पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी में धमकी दर्ज है। जजों को पाकिस्तान की समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताया गया है। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने चिट्ठी लिखकर ISI पर गंभीर आरोप लगाए थे। जजों का आरोप था कि पाकिस्तान की एजेंसियां न्यायपालिका को काम नहीं करने दे रही हैं। चर्चा है कि दोनों घटनाओं का कनेक्शन हो सकता है। इस पर हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बात भी की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देश दुनिया की और भी दिलचस्प और प्रासंगिक खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।